हो सकता है। दादा मुझे एक बूढ़े ताओवादी साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, एक अक्षर लिखो। मैंने कागज पर बस एक लिख दिया। अचानक साधु का चेहरा बदल गया। दादा घबरा गए और बोले, अच्छा है या बुरा, कुछ तो बताइए। साधु बोला, मैं सच कहूँ तो तुम्हारे इस पोते पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि यह एक जीवन शेंग शब्द की आखिरी रेखा भी है और मृत्यु एक्सी शब्द की पहली रेखा भी। यह जीवन का अंत भी है और मृत्यु की शुरुआत भी। यह बहुत अशुभ संकेत है। 9 बार मौत, 1 बार बचने का योग। ये सुनते ही दादा सीधे साधु के सामने घुटनों पर बैठ गए। महात्मा जी, मेरे पोते को बचा लीजिए। हमारे घर में यही अकेला वारिस है। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। साधु ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारे पोते की किस्मत अलग है। वह जन्म से ही यिन यांग आंखों वाला है, यानी आत्माएं देख सकता है। कल रात जो सांप आत्मा आई थी वह उसे नहीं ले जा सकी, लेकिन आज की रात बहुत अशुभ है, वो फिर लौटेगी। अगर इसे बचाना है तो सिर्फ एक तरीका है। दादा ने पूछा, क्या तरीका? साधु बोला, इसकी शादी किसी भूतनी से कर दो। दादा पहले तो हैरान रह गए, लेकिन बहुत सोचने के बाद मान गए। मैं छोटा था पर इतना समझता था कि इसका मतलब क्या है। मैं तुरंत विरोध करने लगा। मुझे भूत से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी ये जबरदस्त जिद आखिर दादा की 2 बड़ी सफेद टॉफियों के सामने हार गई। मैं बोला, दादा मेरे लिए सुंदर भूतनी ढूंढना। दादा हंसे, हाँ हाँ, सबसे सुंदर बहू लाएंगे। मंदिर से निकलकर दादा मुझे शहर के बाहर कब्रिस्तान ले गए। हम एक कब्र पर जाते जहाँ किसी जवान और अविवाहित लड़की की कब्र दिखी। दादा वहाँ 3 अगरबत्तियां जलाते और कहते, बेटी मेरा नाम झांग हुआई है। ये मेरा पोता झांग चूल्हान है। इसका भाग्य कठिन है, इसकी जन्म कुंडली भारी है। आज मैं तुम्हारे पास विनती करने आया हूँ। अगर तुम इससे विवाह कर लो तो इसकी जान बच सकती है। हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। फिर दादा अपनी जेब से सफेद जेड का कंगन निकालकर कब्र के सामने रख देते। इसे दहेज समझकर स्वीकार कर लो। हम इंतजार करते रहे। जब अगरबत्ती खत्म हुई तो संकेत मिला। लड़की ने मना कर दिया। दादा कंगन उठा लेते और अगली कब्र पर चले जाते। ऐसे कई कब्रों पर गए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुई। मैं उदास होकर बोला, दादा क्या मैं इतना बदसूरत हूँ कि भूत भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती? दादा बोले, ऐसी बात नहीं। जो आत्माएं पुनर्जन्म नहीं ले पाती, वो तो इंसान से शादी करके पूजा पाना चाहती हैं। असल वजह वो सैकड़ों साल पुरानी सांप आत्मा है। उससे सब डरते हैं। फिर भी दादा हार नहीं माने। हम ढूंढते रहे जब तक रात नहीं हो गई। अगर रात के 12 बजे से पहले मुझे भूतनी नहीं मिली तो मेरी जान जा सकती थी। दादा जल्दी में चल रहे थे कि अचानक किसी चीज से टकरा कर गिर पड़े। उनके हाथ का सफेद जेड कंगन लुढ़कते हुए सामने एक छोटी मिट्टी की कब्र के पास जाकर रुक गया। दादा उसे उठाने गए, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया कंगन अपने आप गायब हो गया। मैंने आंखें मलकर देखा, सच में गायब। दादा धीरे से बोले, बेटी क्या तुमने ये कंगन स्वीकार कर लिया? क्या तुम मेरे पोते से शादी करोगी? कोई आवाज नहीं आई, बस हवा चली और हमारे चारों तरफ 3 चक्कर लगाए। दादा खुशी से बोले, चूल्हान जल्दी अपनी होने वाली पत्नी को धन्यवाद बोलो। मैं घुटने टेकने ही वाला था कि अचानक सामने से तेज हवा आई और मुझे उठा दिया। फिर एक मधुर लेकिन अजीब आवाज सुनाई दी। पुरुष के घुटने बहुत कीमती होते हैं। वे सिर्फ आकाश, धरती और माता पिता के लिए झुकते हैं। यदि मैं तुम्हारे परिवार की पत्नी बनूंगी तो तुम्हारी रक्षा करूंगी। इतना मत झुको। मैंने सोचा ये भूत की आवाज है। समझ तो नहीं आया, पर आवाज बहुत सुंदर थी। दादा ने पूछा, बेटी तुम किस युग की हो? आवाज आई, महान तांग राजवंश, झेनगुआन काल, 20वां वर्ष, 6ठा महीना। हम दोनों दंग रह गए। उसी समय अचानक कब्रिस्तान में तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया। चांद और तारे बादलों में छिप गए और तभी मैंने सामने देखा एक औरत पता नहीं कब वहां आ गई थी। वो हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन उसका चलना बहुत अजीब था। एक कदम, फिर शरीर टेढ़ा, फिर दूसरा कदम, फिर वो सीधे जमीन पर लेट गई और सांप की तरह रेंगते हुए हमारी तरफ आने लगी। मैं डर कर चिल्लाया, दादा आपके पीछे सांप आत्मा है। दादा कांप गए, लेकिन इससे पहले कि वो मुड़ते उस भूतनी की आवाज गूंजी, जानवर यहाँ से दफा हो जा। और वो सैकड़ों साल पुरानी सांप आत्मा सच में जमीन पर लौटे हुए तुरंत वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद मेरे मन में उस भूतनी बहू के लिए गहरा सम्मान और श्रद्धा पैदा हो गई, जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था। दादाजी ने उस महिला भूत का बार बार धन्यवाद किया। फिर उन्होंने एक जेड हरे पत्थर का लॉकेट निकाला और उसे उस छोटी मिट्टी की कब्र पर रख दिया। बेटी अंदर आ जाओ। दादाजी के इतना कहते ही एक काली परछाई मिट्टी के ढेर से निकलकर सीधे उस जेड के लॉकेट में समा गई। दादाजी ने लॉकेट उठाया और मेरे गले में पहनाते हुए गंभीर स्वर में कहा, छूलान इस लॉकेट को हमेशा अपने गले में पहने रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे कभी मत उतारना और न ही खोना, समझे? मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद मैं दादाजी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। उसी रात दादाजी मुझे फिर उस पुराने ताओवादी साधु के पास ले गए। वहाँ उस बुजुर्ग साधु ने कई विशेष वस्तुओं और औषधियों का प्रयोग करके मेरी यिन यांग आंखों आत्माओं को देखने की शक्ति को सील कर दिया। घर लौटने के बाद दादाजी ने लियू रोयान नाम की उस महिला आत्मा के लिए हर महीने की 1 और 15वीं तारीख को दादाजी उसके सामने धूप और अगरबत्तियां जलाते। पूरा दिन वहाँ पूजा का धुआं और सुगंध बनी रहती। उस भूतनी बहू के आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह सामान्य हो गई। अब मुझे कोई अजीब घटना नहीं दिखाई देती थी। मैं बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाता, खेलता और सामान्य जीवन जीता। वह लंबा अजगर भी जैसे हमेशा के लिए गायब हो गया था। जहाँ तक मेरी उस रहस्यमयी भूतनी बहू का सवाल था, वह फिर कभी मेरे सामने प्रकट नहीं हुई। लेकिन हर बार जब रात गहरी और शांत हो जाती, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई हमेशा मेरे पास मौजूद है, छुप
चुपचाप मेरी रक्षा कर रहा है। वह और कोई नहीं हो सकती थी, वह थी मेरी भूतनी पत्नी ल्यू रोयान। जब मैं 18 वर्ष का हुआ और गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई, छुट्टियों की पहली ही रात हमारे आंगन के बाहर किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। झांग चाचा, मेरी पत्नी के साथ कुछ भयानक हो गया है, कृपया जल्दी चलिए और उसे बचाइए। दादाजी बाहर निकले और बोले, घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ, आखिर हुआ क्या है। वह आदमी लगभग रोते हुए बोला, मेरी पत्नी पर भूत का साया हो गया है। झांग चाचा, जल्दी चलिए, अगर देर हो गई तो वह बच नहीं पाएगी। यह सुनकर दादाजी ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने अपना कैनवास का बैग उठाया और उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। उन्हें जाते देकर मैंने भी कहा, दादाजी मैं भी चलूंगा, लेकिन दादाजी ने सख्ती से मना कर दिया। उनके जाने के बाद मैंने मन ही मन सोचा, जितना मना करोगे उतना ही जाऊंगा। मैं चुपके से घर से निकला और उस बढ़ई के घर की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ जमा थी। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। मैं मुख्य दरवाजे से नहीं गया, इसके बजाय दीवार पर चढ़कर अंदर झांकने लगा। जैसे ही ऊपर पहुंचा, मुझे अपना बचपन का दोस्त लेजी दिखाई दिया। मैंने पूछा, तू भी आ गया? पता है क्या हुआ है? वह बोला, पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि बढ़ई पर भूत सवार